बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज के इस ख़ास प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुनव्वर अतीक। आज हम बात करेंगे कुछ इल्म व हुनर के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहब। आप MBBS हैं, MCPS, और इसके अलावा सदर हैं इल्म व हुनर फाउंडेशन के। इल्म व हुनर फाउंडेशन मेरे सामने एक लंबी लिस्ट है कि जिस पे काम कर रही है, और ऐसे नौजवान के जिन्हें रोज़गार के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। उन्हें मुख्तलिफ हुनर देकर हुनरमंद बनाते हैं, और फिर उन्हें फील्ड के अंदर बाकायदा तौर पर एक कारआमद इंसान की तरह काम करने के मौके फराहम करते हैं। डॉक्टर साहब मुसन्नफ़ भी हैं। तलब सलीम इनकी एक किताब है, जदीद फलाही रियासत का निज़ाम इनकी एक किताब का नाम है, और इनकी तीसरी जो किताब है पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। तो इस हवाले से आप अदबी ख़ासा लगाव रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। जितनी बड़ी लिस्ट मेरे सामने आपने रख दी, तो ये मैं पढ़ना शुरू करूँ तो ना प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। इतने ढेर सारे काम इनको आप चला रहे हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तो घर का चूल्हा जलाना और घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। तो इतने ज़्यादा 44 के करीब आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनव्वर साहब, थैंक यू आपकी इस इनविटेशन का। तो ये हम जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं वो सिर्फ़ चूल्हा और पेट और रोटी नहीं, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जिससे जो काम चाहता है ले लेता है। इसमें मेरा कोई कमाल भी नहीं है, लेकिन हम अपने रोज़गार के साथ साथ चूल्हा रोटी लाजमी है, मकसद नहीं है, ज़रूरत है। सही, बिल्कुल ठीक। तो इसके साथ साथ अगर कुछ काम अपनी कौम और मुल्क के लिए भी करें, अपने प्रोफेशन से हट के भी करें, क्योंकि ज़रूरत है। ठीक है। अब बाज़ ममालिक उस स्टेज पे आ गए हैं, आप यूरोप को देखें, अमेरिका को, चाइना को, कि वहाँ पे अवाम को या प्रोफेशनल्स को ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे काम करें जो पाकिस्तान में ज़रूरत है। NGOs बनाएं और वेलफेयर के काम करें और गरीबों के लिए काम करें, रोज़गार के काम करें। एक स्किन स्पेशलिस्ट का काम ये नहीं है। मेरी माँ भी यही कहती है कि तू स्किन स्पेशलिस्ट है और देहातों में जा के सिलाई मशीनें देखता है, ये तुझे सही बात है। मैंने खुद हाँ। भी जब देखा, मैंने कहा जी चलें इस प्रोफेशन के अंदर भी कोई और शोभा हो तो एक अलग बात है। स्पेशली जो शोभा आपके है स्किन का, इसकी तो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। मतलब इसमें तो आजकल जो क्रेज़ है लोगों को, तो इसमें तो आपको फुर्सत इसी काम से नहीं मिलती होगी। तो बाकी सब कामों को मैनेज करना और साथ लेके चलना, किस तरह से ये ख्याल आया और इब्तदा कहाँ से हुई? देखें, काम तो जितना बढ़ा लें बढ़ता जाता है। सही बात है। और वक्त के साथ साथ कोई भी हो, काम बढ़ता है, प्रैक्टिस बढ़ती है, मसरूफियत बढ़ती है, कम नहीं होती। लेकिन ये जो कुछ भी हम कर लें फिर भी अपने लिए ही है, अपनी औलाद के लिए है। ठीक है, इंसानियत की खिदमत है, उसका हम सिला लेते हैं, लेकिन हमारा ज़िंदगी का मकसद फिर भी ये नहीं है। हम इंसानियत की खिदमत के लिए आए, खिदमत इसमें भी है, कोई शक नहीं, लेकिन हमें अपनी नस्लों की बका के लिए भी सोचना है, अपनी बका के लिए भी सोचना है। हमें इस धरती के लिए सोचना है जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। अगर हम इसके लिए कुछ नहीं करते और कल को खुदा न खास्ता हमारी नस्लों का, हमारे बेटे बेटियों का वो अंजाम होता है जो फ़ानियों का हो रहा है, कश्मीरियों का हो रहा है, दूसरी आलम इस्लाम सारा ही, तो फिर हमने क्या कमाया? हमारा कमाया तो किसी काम नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने मुल्क के लिए भी कुछ काम करना है, अपने प्रोफेशन से हट के। और मैंने फिर अपने वक्त को डिवाइड कर लिया। 1 बजे से पहले सुबह का टाइम मेरा अपने इल्म हुनर फाउंडेशन के लिए है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि इल्म हुनर ही क्यों। हाँ, नहीं, मैं ये पूछूंगा भी, क्योंकि उसमें आजकल जो ट्रेंड है वो तो ये है, और ना जाने क्यों हमारी हुकूमत भी शायद
वो उसी पे लगी हुई है कि दस्तरखान बनाए जाएं और लोग आएँ, रोटी खाएं, चले जाएं। लेकिन आपका जो काम है वो तो लोगों को बाकायदा तौर पे हुनरमंद बना के उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने का है। जी जी। तो ये आप भी बड़ी आसानी से कर सकते थे कि कोई दस्तरखान खोल लें, वहाँ पे आपका नाम लिखा हो, लंगर जारी हो। जी जी। तो उसकी निस्बत आपने इसको चुना, तो ये मैं जानना चाहूँगा कि क्यों चुना। देखिए, मैं इकबालियात में शगफ रखता बिल्कुल हूँ ठीक बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में अगर इस सोई हुई कौम को जगाना है तो इकबालियात से बेहतर टूल हमारे पास नहीं है। अच्छा। अगर हम खुद भी समझ लें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम को और अपनी नस्लों को भी समझा दें, कौम को समझा दें, तो कोई सूरत ही नहीं कि हम गुलामी का शिकार रह जाएं। कोई सूरत नहीं, बल्कि दुनिया की सुपर कौम बन सकते हैं। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमें जो बता रहे हैं वो ताकत का राज। अब ताकत और क़ुव्वत की बात क्यों की मैंने किताब छोटी सी पढ़ी थी, लेसन्स ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है। तारीख़ के असबाक। उसका जो निचोड़ था सारा वो था माइट इज़ राइट। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हम देख भी रहे हैं, ऐसे ही हो और रहा है। अज़ल से अब तक देख लें। बिल्कुल ठीक है। काबिल ने कहा मैं कत्ल कर दूंगा, हाबिल ने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। माइट जो करेगी काम। आज भी देख लें दुनिया में कि जिसके पास ताकत है, क़ुव्वत है, वही दुनिया पे हाकिम है और उसकी हर बात सही है, बाकियों की सब गलत है। आज हम कहते रहें कश्मीरियों के कर्फ्यू उठाया जाए तो ये बात गलत है। दुनिया की नज़र में, उन लोगों की नज़र में जो ताकतवर हैं, वो कहेंगे गलत कह रहे हैं, उनका हक नहीं है आज़ादी का, वो गलत शोर मचा रहे हैं, उन पर कर्फ्यू होना चाहिए, वो ये कहेंगे। लेकिन हम कहते हैं बहैसियत इंसान ही, चलो मुसलमान या जो भी कौमियत या जो मज़हब है, बहैसियत इंसान ही अगर देखा जाए तो ये देखें आप कितने 4 महीने तकरीबन कर्फ्यू। तो माइट इज़ राइट। जब पूरे दुनिया पे कह लें कि यूरोप की हुकूमत थी, अफरंग की हुकूमत थी और पाकिस्तान नहीं बना था, हम भी, हमारे बुज़ुर्ग भी ग़ुलामी में थे, तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त राज बताया था कि क़ुव्वत अफरंग अज़ इल्म फ़न अस्त। ठीक है। अफरंग जो दुनिया पे छाया हुआ है, हुकूमत कर रहा है, उसकी ताकत का राज है इल्म फ़न, इल्म हुनर। अज़ हमी आतिश चराग़ रोशन अस्त। इसी चिंगारी से उनके चिराग जल रहे हैं। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा अगर हम आपकी इस बात को, ज़ाहिर है कि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो ये सवाल कर सकते हैं और मैं उन्हीं की नुमाइंदगी करते हुए आपसे ये सवाल करूँगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम का जो दौर है और उसके बाद का जो एक दौर है, मैं समझता हूँ कि फ़िरंग ने जितनी भी तरक्की की, जो भी किया, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जो उस दौर के अंदर तरक्की हुई, जो उस दौर के अंदर फतवाहत हुई, सही, जो उस दौर में मुसलमानों ने अपना एक वकार बनाया। जी। इकबाल ही को क्यों फॉलो किया, इकबाल ही को क्यों लेके चले, वहाँ जहाँ से हमें जुड़ना चाहिए वहाँ से क्यों नहीं जुड़े? देखें, कलाम इकबाल को मैं कुरान की तफसीर समझ के पढ़ता हूँ। ठीक है। और मैं जहाँ भी कोई प्रोग्राम करता हूँ तो यही कहता हूँ, अपनी नस्लों से भी यही कहता हूँ कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ो कुरान की तफसीर समझ के, और इससे अच्छी तफसीर नहीं मिलेगी उर्दू में। ठीक है। जिसका अक़ीदा ये हो कि बमुस्तफ़ा बरसां खेशरा, अपने आप को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुँचा दो कि दीन हमा ऊ अस्त, कि सारा दिन वही हैं। अगर बऊ न रसीदी तमाम बु लह बीस्त, अगर उन तक ना पहुँचे तो सारे अबू लहब के साथी। जिसका अक़ीदा ये हो उसकी बात तो फिर कुरान और हदीस से ही आएगी। ठीक है। तो इकबाल रहमतुल्लाह जो मैं रास्ता दिखा रहे हैं वो कुरान और हदीस से हटके नहीं है। और देखिए, अब उन्होंने तालीम और हुनर की अहमियत बयान की है
तो आप ये देखिए कि इससे ज़्यादा अहमियत ना नमाज की है, ना रोज़े की है, ना हज की है, ना ज़कात की, किसी इबादत की नहीं है। अल्लाह ने कुरान उतारा, पहला हर्फ कुरान का इकरा आया। बिल्कुल ठीक बात। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से ये दर्स दिया, आखिरी उम्मती तक यही है, रहेगा क़यामत तक, इल्म हासिल करना हर मर्द, हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। इसमें गुंजाइश है ही नहीं, फ़र्ज़ है है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। फ़र्ज़ वो होता है जिसे छोड़ना गुनाह है, गुनाह है, हम गुनाह समझते नहीं, और कौम जहालत में डूबी हुई है। गुनाह है और गुनाह कबीरा है। अच्छा, फिर दूसरा कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक, इसमें छुट्टी कोई नहीं। नमाज में छुट्टी है, रोज़े में छुट्टी है, कसर हो जाती है, माफ़ी भी हो जाती है, और ज़कात भी मखसूस लोगों के लिए, हज भी मखसूस लोगों के लिए। इसमें छुट्टी कोई नहीं है, चाहे किसी भी हालत में इल्म फिर भी हासिल करना है। अगर कोई नापाकी की हालत में है, कुरान को हाथ तो नहीं लगाएगा, लेकिन बग़ैर हाथ लगाए देख के तो पढ़ सकता है, फिर भी मना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। ज़बानी भी पढ़ सकता है। तो इसकी अहमियत, इल्म की अहमियत, और फिर हुनर की अहमियत देख लीजिए। कोई शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मांगने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे, तफसील में जाने के बजाय मुख्तसर बताऊँ, कि अपने हाथ से उस कुल्हाड़े में दस्ता डाल के दिया कि जा जंगल से लकड़ियाँ काट के मदीना में फ़रोख्त कर। बिल्कुल ठीक। और ये बड़ी भी फन है, कमाल की मिसाल उस है, ज़माने का हुनर यही कमाल है, कमाल। तो इल्म और हुनर की अहमियत इस्लाम में इतनी ज़्यादा है, मैं अगर कहूँ कि नमाज रोज़े से भी ज़्यादा है, तो इस हुक्म को चले इसको मौलाना साहिबान शायद कहीं और ले जाएं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, हाँ, इस बात से भी डर लगता है। जी हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर दुरुस्त है। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो अभी आपने बड़ा मशहूर वाक़या है, और इससे कोई भी डिनाई नहीं करता कि सिखाया कि तुमने अपने पैरों पे खड़ा कैसे, उसको दे सकते थे, बहुत कुछ था, बहुत सारे सहाबाए किराम वहाँ पे तशरीफ़ फरमा, किसी से भी कह देते, इशारा कर देते, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती, वो चला जाता। ऐसा नहीं किया, उसको बाकायदा सिखाया कि किस तरह से तुमने करना है, किस तरह लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, फिर उसको किस तरह से बेचना है, फिर किस तरह से तुमने घर का सर। तो ये मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन वापस जब आऊँगा तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के जो हमारे हुक्मरान दावा करते हैं कि हम उनकी पैरवी कर रहे हैं और हम उन जैसी रियासत बनाना चाह रहे हैं, मदीना जैसी रियासत बनाना चाह रहे हैं, उनको ये वाक़या कहीं मिला नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, उनको शऊर नहीं, वो दस्तरखान बनाए जा रहे हैं, लोगों को भिखारी बनाए जा रहे हैं। और वो इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। एक ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं कुछ देर के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहब। आप वैसे तो प्रोफेशन के एतबार से डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MCPS हैं, और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, और इसके अलावा आप सदर हैं इल्म व हुनर फाउंडेशन के, और जिसमें आप बुनियादी तालीम से लेकर सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, और मदारस के बच्चों की रस्मी तालीम, और ना जाने क्या क्या करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक वाक़या बयान किया था, और मैंने उसके जवाब में आज के इस दौर के हवाले से क्यों नहीं समझ आती कि हुनरमंद पैदा करना ये ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि आप बेकारी पैदा करें। देखिए, पढ़ना और कहना और चीज़ है, करना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और चीज़ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ख़ुसूसन सियासत में कहना तो सबके ज़िम्मे होता है, सभी नारे लगाते हैं, ना लगाएं तो उनकी सुनेगा कौन। ठीक बात है। लेकिन प्रैक्टिकली करना, दो चीज़ें हैं। एक तो विजन, अगर किसी का टारगेट ये है कि मैंने हुकूमत में आके पहला काम ये करना है कि हर बच्चे को स्कूल भेजना है, 100% एजुकेशन करनी है, ठीक है। अब उसके जहन में कोई प्लान भी आएगा, कैसे होगा, पैसा तो है नहीं, स्कूल कॉलेज इतने बन नहीं सकते। तो अगर उसके जहन में कोई प्लान भी आ गया, इख्तियार भी मिल गया,
तो आते ही पहला काम वो यही करेगा। लेकिन अगर स्लोगन है सिर्फ कि हम तालीम को आम करेंगे, बहुत से पहले भी स्लोगन तालीम पे रहे हैं, तो स्लोगन स्लोगन रहेगा, काम नहीं होगा। वो स्लोगन जो रगो पै में समाया हो, खून जिगर जिसमें लगा हो, पहले से ही वो काम कर रहा हो, ये भी निशानी। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो काम इंसान इक़्तिदार से पहले करता है बाद में भी वही करेगा, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए माजी जो है मुस्तकबिल का आईना होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो अगर कोई आदमी विजन के साथ काम कर रहा है वो बाद में भी विजन से करेगा, और अगर नारेबाजी ज़्यादा है या कोई मखसूस टारगेट है तो वो मखसूस टारगेट अचीव हो सकता है। मैं किसी पे तनकीद नहीं करूँगा, जो कुछ भी हो रहा है आप देख ही रहे हैं। अच्छा, अब विजन जब तक ना हो, एक्शन कितना भी हो, सारा पासिंग टाइम है, बस वक्त गुजर जाएगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और विजन हो, बाज़ लोगों के हवाले आप भी देंगे कि जी फ़लाँ ने किताब लिखी है और उसमें सारे प्लान्स दिए हैं कि ऐसे हम इस मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं। ठीक है, तो विजन है, एक्शन नहीं है, तो जस्ट डे ड्रीमिंग, दिन में ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ख्वाब देखना भी अच्छी बात है, ख्वाब होगा तो ताबीर होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है, वो कहते हैं कि जो दिन को ख्वाब देखते हैं उनके लिए दिन जो है वो बड़े छोटे हो जाते हैं। तो दिन को ख्वाब देखना तो बहुत, और उसके ऊपर फिर अमल करना, और फिर लेकिन वो देखता कौन है, बात तो ये है सारी। अच्छा, दिन में ख्वाब देखने वाले बूढ़े नहीं होते, यानी शेख चिल्ली बूढ़े नहीं होते। अगर ख्वाब अच्छे हों, डरावने ना हों, तो ये ख्वाब होंगे तो ताबीर होगी। अच्छी बात है, ख्वाब देखें, वो नहीं तो कोई और ताबीर कर देगा। ठीक है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, और कायद आज़म ने ताबीर कर दी। वो भी करते मगर फुर्सत जितनी थी पूरी हो गई। लेकिन फिर भी वो मुस्लिम लीग पंजाब के सदर थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल उसमें कंट्रीब्यूशन दी है। अब एक्शन विदाउट विजन पासिंग टाइम, विजन विदाउट एक्शन डे ड्रीमिंग, बट एक्शन विद विजन, एक्शन विद विजन, ठीक है, कैन कंकर द होल वर्ल्ड। लेकिन तो हम ये फुकदान देखते हैं, कहीं पे विजन है, कहीं पे एक्शन है, दोनों मिल नहीं रहे। अब जो कुछ आप कहना चाहते हैं, हाँ, दरअसल विजन में कमी है। नहीं तो हम तो बड़े चर्चे करते रहे कि जी कमाल का विजन है, इस जैसा विजन तो इस धरती ने पहले देखा ही नहीं। एक्सपेक्ट करना, तवक्को रखना, इमेजिनेशन हो सकती है, किसी के बारे में कुछ भी इंसान सोचता है, अच्छा ही सोचना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आगे क्या होता है इसका पता नहीं होता, ये तो वक्त बताता है। बहरहाल अब बात यह है कि तालीम हमें हर बच्चा बच्ची को देनी है, पूरी कौम को देनी है, बल्कि पूरी उम्मत को देनी है। और ये वो काम है, वाहिद काम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं करवाया, सिर्फ एक काम करवाया, तालीम दिलवाई, बिल्कुल ठीक, लिखना पढ़ना सिखाया। वो तालीम दीन की तालीम नहीं थी, कुरान की नहीं थी, वो तालीम थी लिखना पढ़ना सिखाना है। ये लिखना पढ़ना सीख गए तो दुनिया पे छा गए। आज भी ये कौम लिखना पढ़ना सीख जाए तो दुनिया पे छा जाएगी। हमारे पास हर चीज़ है, जितने वसाइल, जितने ख़जाने अल्लाह ने हमें दे रखे हैं शायद किसी के पास नहीं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब तक शऊर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब बात है कि जो दीन का इल्म जानते हैं वो ये कहते हैं कि जो इस इल्म की बात की गई वो तो ये इल्म है कि दीन सीखो, तो ये तो हमने सीखा है, तो बाकी तो वो तो सारे जो हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो गुनहगार हैं जो साइंस पढ़ते हैं। अब जो साइंस सीखते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये तो इनको क्या पता,
असल में तो ये है, तरक्की तो इसमें है। वो फिर एग्जांपल्स देते हैं, ये जो लाइट चल रही है, ये जो कैमरा है, ये जो सारे इस वक्त हम फैसिलिटीज़ एंजॉय कर रहे हैं, साइंस की इजाद है। तो वो कहते हैं कि असल दीन, तो दीन आपकी नज़र में है क्या? सर दीन एक रास्ता है, एक तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का। हम ज़िंदगी दुनिया में गुजारते हैं, ठीक है, मसाजिद में नहीं गुजारते। तो दीन आया है दुनिया के लिए, ठीक है। अगर हम दीन को अलग और दुनिया को अलग कर देते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि सब कुछ साइंस है, मज़हब कुछ नहीं। मज़हब वाले कहते हैं कि मज़हब भी ये कहता है कि साइंस हराम है, यहाँ तक भी जी हाँ, बिल्कुल हम सुनते हैं। तो ये फिसाद आ जाता है। वैसे तो इल्मुल अदियान, इल्मुल अबदान दोनों ही शामिल हैं, लेकिन इससे आगे भी है। मैं कहता हूँ कि तमाम अलूम का सरचश्मा कुरान है। बिल्कुल ठीक है। अब कुरान ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन आसमान मुसख्खर किए हैं, तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए मुसख्खर किए हैं, और तुम्हारे लिए ख़जाने हैं ज़मीन में और आसमान में और जहानों में। बिल्कुल ठीक। अब आज से 100 साल पहले लोगों को नहीं पता था कि ख़जाने हैं ज़मीन में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें खुद नहीं पता था। मैंने जब ये किताब क़ल्ब सलीम लिखी, मुझे नहीं पता था कि मेरे मुल्क में सोने के पहाड़ हैं। मैंने फिर भी लिख दिया था कि सलीम इस अर्ज़ पाकिस्तान में सोना ही सोना है, ज़माना लूट लेगा तू अगर जागा ना है काहिल। लेकिन मुझे पता नहीं था कि सोना है। ये बाद में पता चला। हमारे एक साथी हैं कोयटा से, वो उन्होंने बताया कि, और मेरा एक पेशेंट ने भी बताया कि वो वहाँ काम करता है, कि वहाँ तो सैकड़ों मील लंबे पहाड़ हैं सोने के, लेकिन सोने की डलियाँ नहीं है कि हम उठा के ले आए। ऑब्वियसली वो एक प्रोसेस है, वो पहाड़ हैं, उसमें सोना, चांदी, तांबा, दीगर चीज़ें, मिट्टी भी, पत्थर भी, सब मिक्स है। और हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है कि सोने से भी कीमती चीज़ें मौजूद हैं। मतलब हमारे पास तो ऐसे ऐसे जवाहिर पड़े हैं पहाड़ों के अंदर कि जिनको अगर हम निकालना शुरू करें तो कोई लिमिट नहीं। अब जवाहिर की बात आई गई तो हमारा कोयला सऊदी अरब और ईरान, ये तेल वाले मुल्क हैं, इन सब के तेल से ज़्यादा कीमत का है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही। और हमारे पास ज़मुर्रद के पहाड़ हैं सवात में, जिसको हम जानते भी नहीं। आपकी अपनी कौम में लोगों से पूछेंगे कि हमारे मुल्क में ज़मुर्रद है, क्या होता है, कहाँ है, किसी को नहीं पता, सिर्फ चंद लोगों को पता है। और पहाड़ है, पहाड़ है। और हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हम कई बार ट्राई कर चुके कि हमें अगर ठेका मिल जाए हम पाकिस्तान का सारा कर्जे उतार देंगे। ऐसे ही है, सिर्फ ज़मुर्रद के पहाड़ों की बात हो रही है, तो सवात के। हम अभी सोने की बात नहीं कर रहे, हम अभी कोयले की बात नहीं कर रहे, अभी हम तेल की बात नहीं कर रहे जो हमारे मुल्क में है। और इतनी ज़हीन कौम है हमारी, दुनिया को दंग कर रखा है, हैरान कर रखा है। हम उस कौम को एजुकेट नहीं कर रहे। बल्कि इसमें भी मुझे इत्तेफाक हुआ एक ऐसी तकरीब में जाने का कि जहाँ पे समर मुबारकमंद और हमारे जो साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ दोनों वहाँ पे मौजूद थे। पहले समर मुबारकमंद की स्पीच थी और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की। मुबारकमंद बड़ी ज़बरदस्त एक बात की। उन्होंने कहा जी, जिस मुल्क के पास 3 चीज़ें हों कि कुदरती वसाइल हों, इंसानी वसाइल हों और ब्रेन हो, तो वो कौम कभी कर्जे नहीं लेती, वो कौम तो कर्जे देती है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि जी ना इंसानी वसाइल की कमी है, ना कुदरती वसाइल की कमी है, और ना ही ब्रेन। हम तो वो ब्रेन रखते हैं कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम बनाया, ठीक है ना। तो हम क्यों इस तरह से। तो फिर उसका जवाब मुझे थोड़ी ही देर के बाद, जब उस वक्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब स्टेज पे आए और उन्होंने स्पीच की, तो उन्होंने कहा कि जी हमने दानिश स्कूल बना दिए। तो मुझे जवाब मिल गया कि जी ये बात तो सारी विजन की है कि अगर किसी का विजन है तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर विजन हमारा दानिश स्कूलों तक है तो हमने उसी को अपनी तख्ती लगा के तो बड़ा करके दिखाना है। तो फिर ऐसे ही है जो हम भुगत रहे हैं। देखिए, ब्रेन के लिए हमारे 2 मसाइल आ रहे हैं। एक तो ये कि हालात ऐसे हैं कि जो ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है वो अब्रॉड चला जाता है, और बाकी जो ब्रेन बात किस्मत, सॉरी मैं आपकी बात को यहीं पे,
बदकिस्मती ये है कि हम उसका क्रेडिट लेते हैं। पिछले दिनों हुकूमत ने बाकायदा तौर पे उसका क्रेडिट लिया है कि हमारे मुल्क के अंदर गुज़श्ता साल में इस महीनों में या इस तारीख तक इतने एब्रॉड गए थे और इस दफ़ा उससे ज़्यादा गए हैं, तो ये उनका क्रेडिट है। चलो इस सेंस में तो है कि आपको ज़र मुबादला मिलता है। नहीं, लेकिन वो जो ब्रेन जो तैयार किया है, हाँ, लेकिन वो अगर यहाँ सर्व करे। हाँ, असल तो ये चीज़ है। आप तो ये कहते थे ना जी कि लोग बाहर से नौकरियां करने हमारे मुल्क आएंगे, तो आप तो भेज रहे हैं। लेकिन सर जो ब्रेन एक्टिवेट हो गया, तैयार हो गया और वो यहाँ काम करे, उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा जज्बा चाहिए। वो इन हालात में जबकि उसे अपनी जान का डर, अपने माल का डर, अपने प्रोफेशन का डर, अब हर तरह से उसके लिए मसाइल ही मसाइल हैं, वो यहाँ क्यों रहेगा? उसका ब्रेन ये कहेगा उसे कि तू पागल ना बन, वहाँ जाके काम कर जहाँ सारी सहूलतें मौजूद हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी क्योंकि यहाँ पे किस वक्त क्या हो जाए ये सबसे बड़ा मसला है। मतलब कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। आप अपना बिजनेस आज शुरू करते हैं, आज वो लीगल है और किस वक्त वो इलीगल करार दे दिया जाए, किस वक्त आप इस मुल्क के अंदर चोर डाकू डिक्लेयर हो जाए, ये पता नहीं चलता। एक ब्रेक पे जाना है मुझे, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं ये स्पेशल प्रोग्राम और इसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान राव साहब। डॉक्टर साहब, बात जो हम कर रहे थे उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, आप इसमें मुझे बताइएगा कहाँ तक मैं सही समझता हूँ या गलत समझता हूँ। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो शायद यही है कि यहाँ इंसान अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। यहाँ पे जितनी करप्शन है, मैं जब उसकी डेप्थ में जाता हूँ, जब किसी भी करप्शन के मैं पीछे जाता हूँ, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि उसको इतना पैसा चाहिए कि जिससे वो अपना फ्यूचर सेव कर ले और उसकी कोई लिमिट नहीं है उसके पास। इसी दौड़ में हर बंदा करप्शन और फिर दूसरी बात ये है कि जो इस करप्शन को, वो दिलावर फगार साहब का शायद शेर है कि दे के रिश्वत ले के रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो यहाँ पे करप्शन को पकड़ने वाले जो इदारे होते हैं वो सबसे बड़े करप्ट निकलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम किस तरह से लेके आगे बढ़ेंगे? और ये तो मेरा ख्याल है, अगर हम दूसरे ममालिक की जिन्होंने तरक्की की है उनकी अगर हम स्टडी करते हैं, तो आज अगर कोई लीडर हमारा ये तय कर ले कि मैंने इस हुजूम को एक कौम बनाना है, इस भीड़ को एक कौम की शक्ल देनी है, आज अगर वो डिसाइड करे और आज से अमली तौर पे उस पर वो काम शुरू कर दे, तो उसे 25 साल लगेंगे, तो फिर ये एक शायद कौम बन सके। आप इससे इत्तेफाक करते हैं या कोई शॉर्टकट है हमारे पास? सर, ये तो नहीं होगा कि कोई आज मौजूदा लीडर और ये काम करे। ठीक है, क्योंकि कौमों के लिए कौमें तैयार की जाती हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी नस्लों की भी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर हमारी सोच महदूद है तो हम अपनी नस्लों की सोच को लामहदूद नहीं कर सकते। हमें अपनी सोच में ये लाना पड़ेगा कि ये मुल्क हमारा है, ये मेरा घर है, मुझे इसको बसाना है, मुझे इसके लिए, जैसे मैं एक छोटे से घर के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, किसी को कब्जा नहीं करने दूंगा, किसी को नुकसान नहीं करने दूंगा मेरे घर का। तो मैं इस घर को अपना घर समझूंगा, तो फिर मैं इस मैदान में निकलूंगा कि मुझे इस घर को बचाना है। और अगर मेरी ये सोच होगी तो ये सोच मेरी नस्लों में जाएगी। और अगर मैं थोड़ा सा दीनदार हूँ, बात हमारी दीन की भी हुई थी जी। तो वो मैं उसमें ये कह दूँ कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसे फरमा रहे हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, कि दीन को दुनिया से अलग नहीं कर सकते, दुनिया को दीन से अलग नहीं कर सकते। जो बात उलमा की हो रही थी कि कुरान में ही तमाम साइंस का सोर्स तो कुरान है, बिल्कुल। अब जिन लोगों ने उस पर काम किया वो साइंसदान बन गए और ख़जाने दुनिया भर के उन्होंने निकाल लिए और पूरी दुनिया पे छा गए, और हमारे ख़जाने भी वही ले जा रहे हैं। और वैसे तो डॉक्टर साहब ये एक गलत फहमी है कि ये दुनिया है और ये दीन है, मतलब कोई दुनिया अलग नहीं है, कोई दीन अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। देखिए, सिस्टम दो हैं। एक वो सिस्टम है
जो लोगों ने अपने लिए बना लिए जीने के लिए, जो यूरोप में है, दूसरे मुल्कों में है। एक वो सिस्टम है जो खालिक़े कायनात ने अपनी मखलूक के लिए दिया है, बिल्कुल ठीक बात लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो सिस्टम तो आज राइज नहीं है। हाँ, हम असल बात ये है, जिम्मेदार हम हैं, हम जो है। सिस्टम को मानने वाले हैं जिम्मेदार हम हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब बात यह है कि अगर हम इसको अपना घर समझें और दीनी एतबार से मैं अकीदा रखता हूँ कि ये पाकिस्तान, ये सरजमीन, ये मिट्टी का ढेर नहीं है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया है। ठीक है, कलमे की स्टेट तो मदीना मुनव्वरा भी, बिल्कुल ठीक, हासिल किया गया। दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया। आज भी बच्चों से भी पूछेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या, सब पुकारेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये मिट्टी का ढेर नहीं, ये आम सरजमीन नहीं है, इसकी हिफाजत कलमे की हिफाजत है, मेरा ईमान ये है। और इससे लापरवाही कलमे से लापरवाही है, इसका नुकसान कलमे का नुकसान है। तो हमें दीन के एतबार से भी इस सरजमीन को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, इस कौम को बचाना है, और अपनी फ़िक्र में भी कि अपनी बका के लिए, अपनी नस्लों की बका के लिए हमें इस मुल्क को बचाना है। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। बिल्कुल, अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हम अपनी फिक्र कर लें, हम इस अपने घर को क्यों गंवा रहे हैं अपने इस मुल्क। और ये वो मुल्क, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, ये खजाने देखें आप कितने हैं। हमारी गफलत की वजह से सब कुछ रायगा है, सब कुछ बेकार हो गया है। हमें खुद सोचना होगा, हमें अपने रवैये बदलने होंगे और फिर अपनी नस्लों को भी शऊर देना होगा। और तालीम पहला कदम है, पहला टारगेट हमारा, विजन हमारा ये होगा कि हर बच्चा बच्ची को स्कूल भेजना है, तालीम बालगा भी करनी है। तमाम मसाजिद में, मदारस में, मसाजिद में कह रहा हूँ, तालीम होगी। सुबह लड़कियों की क्लासें 4 घंटे, जोर के बाद लड़कों की क्लासें 5 घंटे, नमाजें भी मस्जिद में अच्छा, इसमें एक दफ़ा एक डिबेट एजुकेशन हुई थी और उसमें बड़ा एक खूबसूरत पहलू सामने आया। उन्होंने कहा कि जी 36 लाख लोग हर साल मदारस से डिग्रियां लेके निकलते हैं। कहाँ जाते हैं ये लोग? हमें कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं कोई ऐसा मजिस्ट्रेट, कोई ऐसा जज, कोई ऐसा सिपाही, कोई ऐसा SHO, कोई ऐसा इंस्पेक्टर नज़र नहीं आता जो हमें ये लगे कि यार ये जो बंदा है ये मदरसे से निकल के है और इसके बिहेवियर में, इसके उठने बैठने में, इसकी गुफ्तगू में और एक आम आदमी की गुफ्तगू में ये डिफरेंस है, ये हमें कहीं नज़र नहीं आता। अच्छा, मेरा सवाल जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि ज़ाहिर है ये तो एक लंबी बहस है कि इसके पीछे क्या क्या होता है। आप एक इदारा चला रहे हैं इल्म व हुनर के नाम से। मैं ये जो चीज़ें देख रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। क्या वहाँ पे उनकी किरदार साजी के हवाले से भी आप कोई तरबियत का एहतमाम करते हैं? जी, पहले तो मैं पहली बात का जवाब दूँ कि जो दीनी मदारिस से आते हैं माशरे में, सर्विसेज में, वो असर नज़र क्यों नहीं आता। और अगर इसी हवाले से देखें तो आम लोग यही कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही तो सारी करप्शन कर रहे हैं, और शायद हकीकत है। तो वो तालीम का असर कहाँ गया? तो पहली बात तो ये कि हम तालीम जो पा रहे हैं वो तालीम नहीं है। हम पेट के लिए तालीम पाते हैं, तो पेट के लिए ही फिर वो काम आती है। ठीक है, वो अपना असर वो दिखाती है, जिसके लिए पाई उसके लिए काम दिखाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तालीम के असल मानी कुछ और हैं। एजुकेशन जो लफ्ज़ निकला है, एजुकेयर से, ये लातीनी लफ्ज़ से निकला है, उसके मानी तो कुछ और हैं। उसके मानी है टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग अप, इंसान की शख्सियत उभर के ऊपर आए, सामने आए, दुनिया देखे हीरो। ये हैं तालीम के मानी। बिल्कुल ठीक। हमारी तालीम के मानी है मुलाजमत, नौकर बनना, खुद भी नौकर रहना सारी उम्र और अपनी नस्लों को भी नौकर बना के ये टारगेट है हमारा। इसलिए तालीम के असरात नहीं आते। दूसरी बात, माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक तालीम मुआशरे में 60% ना हो जाए, तालीम ये दस्तखत करने वाली तालीम नहीं, ठीक है, नाम तालीम जिससे शऊर आ जाए, वो तालीम जब तक 60% ना हो जाए उसके असरात नहीं आते। सही, मुआशरे पर असरात नहीं आते। बिल्कुल ठीक। अब 36 लाख जो आप कह रहे हैं दीनी मदारस से आते हैं,
तो 23 करोड़ या 22 करोड़ के मुकाबले में परसेंटेज तो देखें ना, उनके असरात नहीं आएंगे। वो जहाँ बैठेंगे, जिस दफ्तर में काम करेंगे, वो उसी तरह करेंगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। डिफरेंस महसूस नहीं होगा। ठीक है। डिफरेंस उस वक्त आएगा जब आपका सिस्टम चेंज होगा। सिस्टम चेंज करने के लिए मुझे वीएन चाहिए, आपको वीएन चाहिए, और वो वीएन फिर हम अपनी नस्लों को दें, अपनी कौम को दें, सारी चीज़ें दें। अब मैं मेरे इदारों के हवाले से आपने बात की किरदार साजी की। जी जी। तो मैं एक तो उनको सिखा रहा हूँ सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, ICS, BCS, ICOM, BCOM, स्पोकन इंग्लिश वगैरह, कि वो रोज़ी कमाएंगे अपनी। और रस्मी तालीम भी है। हाउस मेड्स के बच्चों के लिए भी स्कूल है हमारा, कि उन बच्चों को, और ये सब कुछ फ्री है। डोनर्स से पैसा लेते हैं, ज़कात लेते हैं, उन गरीबों को तालीम देते हैं। गरीब इलाकों में हमारे किराए की बिल्डिंगें हैं। लेकिन इन बच्चों में कभी आप जाके देखेंगे तो आपको एक रोशनी नज़र आएगी, उनकी आंखों में चमक नज़र आएगी, एक करंट नज़र आएगा। हम जाके पूछूंगा कि हाँ जी, कौन सुनाएगा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर फ़लाँ टॉपिक पे, तो कितने हाथ खड़े हो जाएंगे। ठीक है। जबकि कौम भुला चुकी है। मैं ज़ाती तौर पे इकबालियात का कायल हूँ, और इकबालियात से अपनी नस्लों को शऊर दे रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ। ठीक है। और मैं समझता हूँ मोटिवेशन के लिए इससे अच्छा टूल मुसलमान के लिए, हमारे उर्दू वालों के लिए मुश्किल होगा। दूसरी बात, अब मैं अपने बच्चों को ये भी सिखा रहा हूँ अपने इदारों में कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हें मौका दे दिया और तुम बन गए वज़ीर तालीम, अब बताओ क्या करोगे, क्या स्टेप्स लोगे, क्या इस्लाहात करोगे, क्या इक़दामात करोगे। तो अगर आप जाके मेरे इदारों में पूछेंगे, हाउस मेड्स के बच्चे ये बताएंगे कि मैं वज़ीर तालीम बनूंगा तो मैं हर बच्चा बच्ची को स्कूल भिजवाऊंगा, 100% तालीम करूंगा, और उसका तरीका ये होगा। अब मैं कहता हूँ पैसा तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, स्कूल कॉलेज कैसे बनाओगे। अब वो बताएगा, बच्चा आपको कहेगा कि हुकूमत के ज़रिए, DC के ज़रिए हर गांव में सोशल वेलफेयर सोसाइटी बनेगी, उसी गांव के लोगों की, जो वहाँ की खालें इकट्ठी करेगी, एहतियात इकट्ठी करेगी। ज़कात नहीं, ज़कात तो गवर्नमेंट लेगी, वो दोहराएगा कि गवर्नमेंट, और हमारी गवर्नमेंट ज़कात ले ले तो हमारे सारे अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं कि आप गांव में, वो बच्चा ये कहेगा कि मैं इस तरह से करूँगा। आप जिस पोजीशन में हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो आप तो ये काम कर सकते हैं, मतलब इसके लिए किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, कहीं से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुख्तलिफ गांव में जाके और इस मॉडल को आप वहाँ पे दिखा सकते हैं बना के। अच्छा, ये तो हम पहले भी कर रहे हैं कि हम अपने वेहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट वेहाड़ी मेरा, ठीक है, तो वहाँ गांव में मोटिवेशन के ज़रिए लोगों को, और ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए सिलाई कढ़ाई सेंटर्स और ये कंप्यूटर सेंटर्स, इस तरह से हम एजुकेशन के वो करते हैं, सिंपल एजुकेशन के। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और मेरे ख्याल में दुरुस्त है, कि एक NGO सारी ज़िंदगी भी लगा दे तो कुछ परसेंट चेंजेस ला सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट, मैं आपकी वो पहले वाली बात कि जो बंदा इक़्तिदार में आके जो काम करता है, वो जब इस बेइख्तिलाफ में होता है तो तब भी वही कर रहा होता है, और जो वहाँ कर रहा होता है वही इक़्तिदार में करता है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से कर दी जाए। शुरुआत तो हमने की हुई है। ठीक है, कि हम यही करते हैं कि देहातों में ऑर्गेनाइजेशन बना के और बच्चों को तालीम और हुनर की तरफ ले आए, वो वही इंतजामात उनके हों। सही। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। बातें बहुत सारी करना थी आपसे। मेरी ख्वाहिश होगी कि किसी वक्त हम आपके साथ विज़िट करें, और ये जो आपके सारे इल्म हुनर के हवाले से जो सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग हुनर सीखते हैं, वहाँ का बाकायदा जाके विज़िट करें, अपने नाज़रीन को भी दिखाएं कि किस तरह से काम होता है और किस तरह से काम किया जा सकता है। तो सिर्फ इरादा होना चाहिए, तो ज़रूरत नहीं होती कि लोग टैक्स देंगे ही तो फिर ही कुछ करेंगे। अगर करना चाहें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, ना करना चाहें तो जितने मर्ज़ी टैक्सेस इकट्ठे हो जाएं फिर कुछ नहीं होता। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपके साथ अगले प्रोग्राम में विज़िट करूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वरती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।